जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेट आप शुरू कीजिए। तो एसएससी जीडी के लिए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बता दूं कि जीएस में क्या क्या आता है। तो देखिए, एक तो आता है आपका हिस्ट्री, दूसरा आता है आपका इकोनॉमी, तीसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो स्पेशल जीडी के लिए इन सारे सब्जेक्ट पर मैराथन आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेंगी, ताकि आप जीडी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा हिंदी बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है एसएससी जीडी में। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, तो हम हिंदी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदी की एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे, जो कि 3 से 4 घंटे की होगी, जिसमें कंप्लीट हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और हिंदी के प्रैक्टिस सेट अलग से मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अभी हम जीएस के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरे प्रैक्टिस सेट में, मतलब पूरे वीडियो लेक्चर में, आपको एक भी बेकार क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एज अ टेस्ट आप लोगों को भी आंसर लगाना है कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, किस खिलाड़ी को दिया गया था? फटाफट से बताइए। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, और 6 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है, और इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? 1991-92 से। और पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। कब? 1992 में दिया गया था। मैं ये सारे के सारे फैक्ट पहले ही लिख देता हूं। यदि मैं पेन से इन फैक्टों को लिखूंगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, और आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है तो बहादुर सर से जरूर पढ़ना होगा। अब बताइए, नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खालिस्तान बनाना था। बताइए फटाफट से। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं? तो एक तो इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल रहा। और उद्देश्य क्या था? तो एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 1966 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे? तो एक तो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। और राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाए गए थे। ठीक है, इसी कार्यकाल के दौरान। तो ये 3-4 बातें आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना से याद रखना है। अब एक क्वेश्चन साइंस से रख लिया हमने। तो स्त्रियां बच्चा पैदा करते समय कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? जब स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं ना, तो रिलैक्सन हार्मोन को रिलीज करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसव के टाइम पर ये हार्मोन लिगामेंट को नरम और चौड़ा बना देता है। ठीक है, इससे बच्चा पैदा करते समय महिलाओं को मदद मिलती है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये ओवरी ग्लैंड यानी कि अंडाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो ओवरी ग्लैंड है ये केवल महिलाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि सरकार जो है ये नौकरी के मामलों में भेदभाव नहीं करेगी, ये कहता है अनुच्छेद 16। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 17 की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, मतलब जो छुआछूत है ना, वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 में आपको बता ही चुका हूं कि इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 19 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है,
लेकिन जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। याद रखना, जो विदेशी भारत में रहते हैं उनको ये स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो आप कहेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। कितने? 64। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेगस्थनीज और पाटलिपुत्र, इनके बारे में हम जान लेते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक हमेशा पूछी जाती है, इंडिका। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। और पाटलिपुत्र क्या है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और मेगस्थनीज के अनुसार यहाँ पर 570 मीनारें थीं और 64 द्वार थे। ठीक है। तो अभी हमने द्वार की बात करी। अब आपसे पूछा जा सकता है आपके अगले एग्जाम में कि मीनारें कितनी थीं पाटलिपुत्र में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, 2022-23 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था वहां से मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है। ठीक है। मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने मन से बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं। आपको आंसर करते चलना है और लास्ट में स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण की समय सीमा थी ये 2020 थी। ठीक है। लेकिन इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए जो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है, ये समझना होगा। ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। पूर्व में आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक ही थी, लेकिन अब ये 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है 25 जनवरी 2030 तक के लिए। ठीक है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदायों के जो प्रदत्त आरक्षण था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में। ठीक है। इस प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। अब इनका जो मनोनयन की प्रक्रिया है अब ये नहीं होगी। ठीक है। वर्तमान में हम बात करें तो लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है। ये संख्या याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है। तो अभी आपके जीडी में बन सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। स्पेशल एसएससी जीडी को ध्यान में रखकर हमने अपनी ई बुक को तैयार किया है। एक हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है। इस ई बुक के अंदर हर सब्जेक्ट के लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 5000 से ज़्यादा। ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। आप अपने मम्मी पापा के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के बारे में बताइए, किस नृत्य से इनका संबंध है? फटाफट से, इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कंप्लीट फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो कुचिपुड़ी, सबसे पहले आपको पता रहना जरूरी है कि यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ने न्यू दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नाट्य तारंगनी संस्थान की स्थापना करी थी। और मोहिनीअट्टम की हम बात कर लेते हैं तो मोहिनीअट्टम केरला का नृत्य है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है और कथकली ये कहाँ का? केरला का नृत्य है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि कुंचू क्रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचू क्रूप के बारे में बताइए। तो ये कथकली के लिए प्रसिद्ध हैं, कथकली के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। कथकली मैंने आपको बताया कि ये केरला का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। और कथकली से संबंधित कुछ और प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो
उदय शंकर हैं, कृष्ण कुटी हैं, आनंद शिवरामन हैं, संताराम हैं, राम गोपाल हैं, मृणालिनी साराभाई हैं और रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का नाम जरूर याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? एस विजय लक्ष्मी के बारे में बताइए, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये चेस यानी कि ये शतरंज से संबंधित हैं, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एस विजय लक्ष्मी भारत की स्टार शतरंज यानी कि चेस खिलाड़ी हैं और ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1974 में, ठीक है, और इन्हें वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? पहली बार किस अधिवेशन में स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन कौन सा? 1906 वाला। और जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 है इसमें अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताइए। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर के बाद में ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यदि पूछा जाए तो सियाचिन के बाद में गंगोत्री ग्लेशियर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्योहार की हम बात कर लेते हैं। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो सिक्किम के कुछ त्योहारों की हम बात कर लेते हैं। एक तो भूमचू या फिर बूमचू इसको बोलते हैं, ठीक है। लोसुंग महोत्सव, सागा दावा, लिहाबाब और डुचेन महोत्सव। कुछ हिमाचल प्रदेश के हैं तो पोरी महोत्सव, मिंजर मेला, हल्दा महोत्सव, साजू महोत्सव। आंध्र प्रदेश का उगादी और विशाखा उत्सव, ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा फेमस महोत्सव है गुड़ी पड़वा महोत्सव, ठीक है। तो ये कुछ त्योहार महोत्सव हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अब बताओ निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी? नंबर 1 पे लिखा है मौसमी बेरोजगारी, नंबर 2 पे लिखा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों की दोनों बेरोजगारी जो हैं 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, तो करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। उन क्वेश्चन को मैंने हटा दिया क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन हैं। अब जो आपको पूछे जाएंगे ना, इस साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो 3 करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने नए रखे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन रखा है 33वां व्यास सम्मान 2023, फटाफट से बताइए किसको दिया गया है? ये सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती जी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की यदि बात करें तो दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा करी गई और इनको ये सम्मान दिया गया है इनके संस्मरण यादें के लिए, ठीक है। और इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान है ना, ये 2022, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए? तो पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया था। यदि हम व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। ये स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाएगा, ओके। चलो भैया नेक्स्ट वन की बात करें। नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? बताइए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? फटाफट से आंसर लगाइए। तो जो भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल है ना, ये टॉप पर रहे हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें आईसीसी ओडीआई बॉलर में नंबर 1 कौन रहे हैं, ठीक है, मतलब गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं? तो गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज कौन रहे हैं?
मोहम्मद सिराज टॉप पर रहे हैं और ओडीआई रैंकिंग में शुभमन गिल टॉप पर रहे हैं। दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसके अनुसार सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत की बात करें तो भारत जो है इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों में मैंने बताया कि फिनलैंड छठवें साल टॉप पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। बताइए निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा? बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? फटाफट से आपको बताना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा है। क्वेश्चन तो लल्लू है लेकिन फैक्टों को जानना जरूरी है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में करी और इसको लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है। आनंद मठ को कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, हजारों बार पूछे गए हैं। तो वंदे मातरम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में एक ही दिन दोनों को अपनाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वन की हम बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 239 है, ठीक है। और अनुच्छेद 239 यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के बारे में बताता है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 239 बताता है। और अनुच्छेद 239 का 2 है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ये किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली, खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। फटाफट से आंसर कीजिए। यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे, इसको हिंदी में स्वर्णम चतुर्भुज योजना कहते हैं। अब आप आंसर लगा पाएंगे। जो स्वर्णम चतुर्भुज योजना है ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। एक दिल्ली है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है कोलकाता, ठीक है, और तीसरा चेन्नई है और चौथा है मुंबई, ठीक है। तो कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। अब स्वर्णम चतुर्भुज योजना, इसको क्या कहते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा करी गई थी। और ये जो योजना है ये देश के 4 बड़े महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना है। मैंने बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इसकी कुल लंबाई यदि पूछी जाए तो 5846 किलोमीटर है और ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यदि दुनिया की पूछी जाए तो दुनिया की ये 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल का जो इन्वेंशन है ये किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो @ का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये भी रे टॉमलिंसन ने किया था, ठीक है। कब? 1 साल बाद 1972 में @ सिंबल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, कब किया था। और @ का भी यदि पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस की कई सब्जेक्टों पर मैराथन आएंगी और हिंदी की मैराथन भी आएगी। हिंदी को भी हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्दी लाएंगे, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल डिटेल में, चूंकि कम समय है ना, तो यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की सबसे पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी से बोलता हूँ कि सबसे बेहतरीन ई बुक है हमारी
करंट अफेयर्स की, ठीक है। और इसी क्रम में साइंस की ई बुक है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप और क्या इस प्रैक्टिस सेट में ऐड करवाना चाहते हैं कि यदि कोई सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, तो अपने फीडबैक के रूप में हमें ज़रूर बताएं। अंतिम क्वेश्चन है, एज अ टेस्ट आपको इसका आंसर बताना है। इसी वीडियो लेक्चर से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसका आंसर जरूर बता के जाइए। स्त्रियां बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं? अपना स्कोर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कम से कम 18 क्वेश्चन के सही आंसर आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। 17 से 18 यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैटिक जीके की कंटिन्यू मैराथन आएंगी ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और अच्छा स्कोर करने लगेंगे और लास्ट में एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करके आएंगे। ये आपके बहादुर सर का प्रॉमिस है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।